हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। आपका दीपक सर फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड के 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने कूलॉम्स लॉ, कंजर्वेशन ऑफ लॉ, क्वांटाइजेशन और सेकेंड लेक्चर में उसमें कुछ न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। आज हम लोग कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। तो देखते हैं कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। Let two charges Q1, Q1, Q, which have distance mod. Name is A and B. Due to Q2 force on Q1, that is F12, and force on Q2 due to Q1, that is F21. Q1 पे फोर्स Q2 के कारण F12 और Q2 पे फोर्स Q1 के कारण F21। अगर हम कहें F12 इक्वल के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब जरा देखो, Q1 से Q2 गए, Q1 से Q2 गए, तो हम क्या डायरेक्शन लेंगे? वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R। Q2 से Q1 गए तो R1 माइनस R2। तो हमने कहा फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 F12 इक्वल के Q1 Q2 बाई मॉड R स्क्वायर। यूनिट वेक्टर किसका? यूनिट वेक्टर R1 2। Q1 पर फोर्स Q2 के कारण, तो R1 2। इसी R12 को तो F12 इक्वल के Q1 Q2 बाई मॉड R12 का होल स्क्वायर। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? क्या फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर R का? वेक्टर R अपन मॉड R। तो क्या बन जाएगा? R12 का R1 माइनस R2 अपान में मॉड R1 माइनस मॉड R2। तो सॉल्व करें। F12 इक्वल के Q1 Q2 बाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं मॉड में R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। सॉरी, यहां पर यूनिट वेक्टर R12 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं R1 माइनस R2 अपॉन में मॉड R1 माइनस मॉड। तो F12 किसके इक्वल? के Q1 Q2 अपॉन में R1 माइनस R2 का होल क्यूब हो गया। तो यहां पर R1 माइनस, कुछ बुक्स में R12 को R2 माइनस R1 लिखते हैं और कुछ बुक्स में R1 माइनस R2 लिखते हैं। तो हमने सीधे R12 R21 को वेक्टर फॉर्म में न लिखकर उसको अलग अलग कर दिया। ये 100% करेक्ट फॉर्मूला है। ऐसे हम कहें फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू
Q1। तो F21 इक्वल K Q1 Q2 अपॉन में R2 माइनस R1 का क्यूब हो जाएगा और वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 हो जाएगा। Q2 पर फोर्स Q1 के कारण कितना हो जाएगा R2 माइनस R1। फॉर्मूले के वैल्यू के हिसाब से मॉड R जो होता है वो R1 माइनस R2 के भी सेम होता है और मॉड R2 माइनस R1 के भी सेम होता है। इसलिए नीचे की वैल्यू तो सेम रहेगी, R2 माइनस R1 भी लिख सकते हो, R1 माइनस R2 भी लिख सकते हो उसके प्लेस पे। लेकिन यहां से अगर माइनस कॉमन लें तो F21 इक्वल माइनस K Q1 Q2 बाई R2 माइनस R1 का क्यूब अपॉन ऊपर क्या बचा वेक्टर R1 माइनस R। क्या देखो ये F12 को डिनोट कर रहा है, जरा देखो इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 1 को देखो जरा। हमने कहा मॉड R इक्वल है मॉड R1 माइनस R2 और मॉड R2 माइनस R1 के सेम है। इसका मतलब है कि मॉड की वैल्यू तो प्लस में रहेगी ना, तो हम इसकी जगह F12 लिख सकते हैं। तो क्या प्रूफ कर रहा है F21 इक्वल माइनस F12। कूलॉम का वेक्टर फॉर्म न्यूटन्स थर्ड लॉ को डिनोट कर रहा है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स आर अपोजिट। फोर्स की डायरेक्शन क्या है अपोजिट है। ठीक, इसको जरा देखें। हमने कहा कि Q1 पे फोर्स Q2 के कारण Q1 जब Q2 की तरफ गया तो उसकी डिस्टेंस क्या थी R2 माइनस R1। Q2 से Q1 आया तो R2 माइनस R1। ठीक, Q1 से Q2 गए तो R2 माइनस R1 और Q2 से Q1 गए तो R1 माइनस R2। मॉड में F12 इक्वल K Q1 Q2 अपॉन मॉड R का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर ऑफ R12। R12 को हम क्या लिख सकते हैं R1 वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लगाकर हमने इसको सॉल्व किया। अच्छे से देख लें, पॉज करके नोट कर लें। अब हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? लेट हमने माना कि टू चार्जेस Q1 Q2, what is the F net on 2? बताइए 2 पर नेट फोर्स कितना है? तो आप क्या कहेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। दूसरे पर फोर्स पहले के बाद ऐसे हमने 3 ले लिए। कहा कि Q1 है Q2 है Q3 है। हमने कहा F नेट ऑन 2। सेकेंड चार्ज पर नेट फोर्स कितना है? तो आप क्या कहोगे सेकेंड पे फोर्स पहले के कारण और सेकेंड पे फोर्स थर्ड के कारण, दोनों का वेक्टर सम। मतलब F सेकेंड का फोर्स फर्स्ट के कारण और F सेकेंड का फोर्स थर्ड के कारण। ऐसे ही हमने nth ले लिए Q1 Q2 और कहां तक Q1 तक। तो हमने कहा F नेट ऑन n। तो क्या होगा n पे फोर्स 1 के कारण उसका वेक्टर है, n पे फोर्स 2 के कारण, n पे फोर्स 3 के कारण और लास्ट में n पे फोर्स उसका पहला n-1 के कारण। 2 बॉडी थी, हमने कहा 3 बॉडी है, इस पे फोर्स निकालिए
सुपरपोजिशन ला इस चार्ज में का लिए तो कह रहा है कि इस चार्ज पर इसके कारण और इसी चार्ज पर इसके कारण दोनों का वेक्टर सम। ऐसे ही दो के लिए हो चाहे n के लिए, मतलब ऑन n charges the force on any one charge is equal to vector sum of remaining charges on this one charge। हमने कहा n चार्ज को लो तो फोर्स ऑन एनी वन चार्ज, किसी एक पर जो फोर्स है वो वेक्टर सम के बराबर होता है किसके, जो अन्य बचे हुए चार्जेस हैं वो किस पे, जो पहले वाला चार्ज था उस पर। हमने कहा n चार्ज लीजिए तो कह रहा कि जो nth चार्ज पे फोर्स है वो पहले के कारण, दूसरे के कारण, तीसरे के कारण और लास्ट में n-1 के कारण वेक्टर सम के बराबर होगा। On n charges, the force on any one charge is equal to vector sum of remaining charges on this one charge। जो चार्ज दिया था उसी चार्ज पर अन्य चार्जों के कारण जो वेक्टर सम के बराबर होगा। इसी को आप लोग अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे F net इक्वल सिग्मा I इक्वल 1 से I इक्वल n की Q1 Q2 अपॉन R I स्क्वायर और यूनिट वेक्टर ऑफ R I के प्लेस में 1 to n जहां तक भी चला जाए। दो फोर्स थे, हमने कहा कि एक बीच पे फोर्स है और अगल बगल तीन फोर्स रखे, तो कह रहा है कि जो बीच वाला चार्ज है उस पे फोर्स निकालना है। तो कह रहा है इस चार्ज पर पहले के कारण, इसी चार्ज पर दूसरे के कारण, इसी चार्ज पर तीसरे के कारण, तीनों का वेक्टर सम। ठीक, बात को समझ गए? रफ कर दिया है, पॉज करके नोट करें। एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल है, उसको देखिए। करा कंसीडर 3 चार्जेस, 3 चार्जेस दिए गए। एक ट्रायंगल लिया, उसमें Q1 Q2 Q3 ईच इक्वल टू द Q। सब किसके इक्वल है? Q के इक्वल। उसके बाद करा इनके सेंट्रॉइड की जो लेंथ है उसकी L है। इसकी लेंथ क्या है? L। Vertex of the triangle of side L, what is the force acting on charge Q? Correct. Consider 3 charge Q1, Q2, Q3 is equal to Q. Placed of an equilateral triangle, placed of an equilateral triangle of side L. What is the force acting on charge Q? What is force
तीनों पास सेंट्रॉइड मिला है। यहां पर क्यू चार्ज है, तो कह रहा बताओ कि फोर्स क्या है, फोर्स की सिचुएशन क्या है। जरा देखो, अगर हम तीनों की बात करते हैं तो तीनों में जरा देखो, प्लस प्लस, ठीक, प्लस प्लस, ठीक, प्लस प्लस। अब रूल्स इसके अकॉर्डिंग समझिए, तीनों की जो डायरेक्शन है वो पॉइंट से बाहर की तरफ जा रहे हैं, तीनों के पॉइंट से बाहर की तरफ जा रहे हैं। हमने कहा इन दोनों की वजह से, एक ये था एक ये था, तो कह रहा क्या होगा, रिपल्सन होगा, बाहर गया, इसकी इसकी वजह से बाहर गया, और इसकी और इस चार्ज की वजह से भी कहा गया, बाहर गया। कह रहा पॉइंट ये है, तो कह रहा F इक्वल F1 प्लस F2 प्लस F3। इस पर फोर्स, इस पे इसके कारण बाहर गए, तो कह रहा तीनों का सम कैसा होगा, सेंट्रॉइड को डिनोट कर रहा है, सारे इक्वल हैं, 1 पे 2 के कारण, 2 पे 3 के कारण, 3 पे 4 के कारण, सबकी डायरेक्शन कहां जा रही है, आउटसाइड जा रही है, तो इसका F कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर समझो, यहां पर जो चार्ज Q है, रिपल्स कर रहा है, रिपल्स कर रहा है, रिपल्स कर रहा है, तीनों एक दूसरे को रिपल्सन कर रहे हैं, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे उसने कहा 3 equal charges are held three equal charges are held fixed at 3 corners, fixed at 3 corner of equilateral triangle, ठीक, each have charge 2 into 10 की पावर -6 कूलम, which have length 5 centimeter. Calculate the force on one. Calculate the force on one due to other rest 2 charges. कह रहा है ट्रायंगल है, तीनों पे चार्ज कितना है, 2 into 10 की पावर -6, डिस्टेंस का 5 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक पे निकालो, किसी एक वर्टेक्स पे निकालो 2 के कारण, तो हम मान इस वर्टेक्स की बात करते हैं। तो जरा देखो,
C पर फोर्स B के कारण, दोनों प्लस हैं तो ठीक, और C पर फोर्स A के कारण, C पर फोर्स A के कारण। तो बताइए फोर्स कितना है? C पर B के कारण, तो K Q1 Q2 दोनों सेम है अपॉन R स्क्वायर। अब C पर फोर्स A के कारण, चार्ज सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, R स्क्वायर। अब जरा सोचो कि दोनों का रिजल्टेंट कहां से जाएगा? एंगल कितना? 60। इक्विलैटरल सारे एंगल कितने हैं? 60। तो ये होगा इसका एफ नेट। अब आपको वेक्टर का थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। क्या था वेक्टर में? एफ नेट एक एफ सी बी एफ सी ए, तो इसका रिजल्टेंट कितने पे है? एंगल कितना? 60, तो अंडर रूट एफ सी बी स्क्वायर प्लस एफ सी ए स्क्वायर प्लस 2 एफ सी बी एफ सी ए कॉस थीटा। ये तो फॉर्मूला था, जरा देखो। एफ नेट इक्वल, इसको एफ मान लो, एफ स्क्वायर क्योंकि वैल्यू सबकी सेम, 2 एफ स्क्वायर कॉस 60 थीटा, कॉस 60 कितना? 1/2, थीटा कितना? 60, कॉस 60 कितना? 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो एफ नेट कितना है? एफ स्क्वायर 3 एफ स्क्वायर, एफ को बाहर कर लीजिए तो एफ रूट, तो रूट 3 एफ कितना है? एफ ठीक, के क्यू स्क्वायर अपॉन के क्या आता है? 9 इंटू 10 की पावर क्यू स्क्वायर, 2 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर आर स्क्वायर, आर कितना? 5 का 25 और -2 का माइनस, सॉल्व कर लीजिए। -4 ऊपर गया 13 हो गया, 13 से -12 निकल गया तो कितना बचा? 10 बचा। 9 इंटू 4 36 हो गया और रूट 3 हो गया अपॉन में 25, 5 2 जा 5 5 जा, तो 72 रूट 3/5, तो 5 1 जा 5, 2 हो गया 22, 5 4 जा 20, 2 हो गया 5 4 जा 20, रूट 3 की वैल्यू रख सकते हैं 14.4 इंटू 1.732 जितना हो गया न्यूटन। कितने पे? एट 30 डिग्री। कितना एंगल था दोनों का? आधा 30। हमको यहां पर चाहिए था, हमको बी पर निकालना होता है, तो बी पर सी के कारण और बी पर ए के कारण, तो दोनों का रिजल्टेंट कहां से आता है? कंफर्म हुआ? हटा दिया जाए।
चलिए एक न्यूमेरिकल और देखते हैं। मान लीजिए ये ABC हो गया, यहां पर प्लस क्यू है, यहां पर प्लस क्यू है, यहां माइनस क्यू है। फाइंड फोर्स ऑन वर्टेक्स A इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो जरा दिमाग लगाइए, डिस्टेंस A है, A है, A पर फोर्स C के कारण प्लस माइनस है, अट्रैक्शन होगा, तो A पर फोर्स C। एंगल कितना है? 60। B और C, B और F दो अपोजिट चार्ज है, अट्रैक्शन होगा, तो अट्रैक्शन होगा तो प्लस की तरफ, दोनों एक दूसरे की तरफ। ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा। अब जरा देखो, FAC की वैल्यू F आएगी और FAB की वैल्यू B क्या आएगी? दोनों का रिजल्टेंट कहां से आएगा? B से। तो F नेट निकालो तो अंडर रूट FAC स्क्वायर प्लस FAB स्क्वायर प्लस 2 FAC FAB cos थीटा क्या बनेगा? FAC स्क्वायर प्लस FAB स्क्वायर प्लस 2 FAC FAB cos थीटा। थीटा कितना? 60 हो जाएगा। cos 60 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। f स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट। बात को मेरी समझ में। इसी सिचुएशन में मान लो उसने न्यूमेरिकल कहा कि इक्विलिब्रियम में है, ठीक? कैसे? अब उस इक्विलिब्रियम को समझ में हटा दिया जाए। प्लस 2 माइक्रोकूलम are placed at corner of square, which side 2 centimeter. ठीक? If 1 microcoulomb charge are placed in center of a square, what is the net force on 1 microcoulomb? करा एक स्क्वायर है, प्लस 2 माइक्रोकूलम प्लस 2 माइक्रोकूलम प्लस 2 माइक्रोकूलम प्लस 2 माइक्रोकूलम, ये इसका डायगोनल। यहां पर 1 माइक्रोकूलम है, करा F नेट बताइए, A B C D। जरा देखो, O पर फोर्स B के कारण जो B का फोर्स है ये रिपल्सन, लाइक चार्जेस आर रिपल्सन, ठीक है, FB। D का देखो प्लस प्लस, तो ये हो गया F प्लस प्लस। C के कारण B कहां चला गया? बाहर, और A और O के कारण B कहां चला गया? तो जरा देखो, F इक्वल FA
प्लस एफ बी प्लस एफ सी प्लस एफ डी। एफ डी के इक्वल है तो भी सब सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। एफ सी एफ ए के इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। इसका मतलब है एफ बी को हम माइनस एफ डी लिख सकते हैं और एफ ए को हम माइनस एफ सी लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, एफ नेट जीरो। एफ नेट कितना हो जाएगा, जीरो। बात को समझे, एक बार ध्यान से देख लीजिए। चलिए एक एचसी वर्मा का न्यूमेरिकल है, उसको भी देखते हैं। Four equal charges two into 10 to the power minus 6 coulomb are fixed at 4 corners. are fixed at 4 corner of square Which have side 5 centimeter. of side 5 centimeter. Find the Coulomb force. Coulomb force on one due to other 3 rest charge. उसने कहा एक स्क्वायर है, सभी में चार्ज कितना है, 2 into 10 की पावर माइनस 6। अब कह रहा है, मान लो मैंने कहा कि सी पर हमको निकालना है, हमको फोर्स ऑन सी पर चाहिए। सी पर कितना चार्ज, 2 into 10 की पावर माइनस 6। साइड 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। ये डायगोनल हो गया, ये 5 है, ये 5 है, 25 अंडर रूट 50, अंडर रूट 50 को क्या लिख सकते हो, 5√2 लिख सकते हो। प्लस प्लस तो रिपल्स करेगा, और प्लस प्लस रिपल्स करेगा। सी पर फोर्स बी के कारण, लेकिन इसके अपोजिट में एक और है, ये चार्ज। तो पहले एफ सी बी निकाल लें, फिर एफ सी बी निकाल। एफ सी बी क्या आएगा, के Q1 Q2 Q1 Q2, तो 2 2 जा 4 माइनस 6 का अपान 5 का स्क्वायर 25 और सेंटीमीटर में है तो 10 की पावर माइनस 4। तो किसको क्या लिखेंगे, 5 into 10 की पावर माइनस। हमको एफ सी डी चाहिए, इसको सॉल्व कर लें तो 4k अपान 25 माइनस 4 ऊपर गया +4, तो +4 का मतलब 10 की पावर -8। हम एफ सी डी निकाल लें, के क्यू स्क्वायर, वही चार्ज सेम है, ये भी सेम है, कितना आ जाएगा
4k/25 into 10 की पावर माइनस। अब दोनों 90 डिग्री में है तो दोनों का रिजल्टेंट कम हो जाएगा। तो F किसका, FCB एंड FCD ऑन 90 डिग्री। 90 डिग्री में है तो वेक्टर का रूप ही लगा दीजिए, F इक्वल अंडर रूट FCB स्क्वायर प्लस FCD स्क्वायर प्लस 2FC cos 90 की वैल्यू 0 होती है। यहाँ कितना होता है 0, cos 90 0 होता है। F स्क्वायर तो कितना होगा 2F स्क्वायर, तो क्या आया F रूट F डैश। ये किसका रिजल्ट है, CB और CD का। लेकिन A और C की डिस्टेंस FAC, C पर A के कारण FCA भी इधर जा रहा है और दोनों का रिजल्टेंट भी इधर से जा रहा है, इसका मतलब ये F डैश है। तो FCA निकाल लीजिए। K Q1 Q2 सेम, R स्क्वायर 5 रूट 2, तो 5 का 25 रूट 2 का 2 और 10 की पावर माइनस 4 कितना आया K/50 इंटू 10 की पावर माइनस 8। इतनी बात कंफर्म। F डैश एंड FCA आर इन सेम डायरेक्शन में चलेगा तो F नेट टोटल कर दीजिए, F डैश प्लस FCA। F डैश कितना है F रूट 2 प्लस 4k/50 इंटू 10 की पावर माइनस 8। F क्या है F 4k/25 रूट 2 इंटू 10 की पावर माइनस 8 और 4k/50 इंटू 10 की पावर माइनस 8। तो 4k/25 कॉमन कर लो इंटू 10 की पावर माइनस 8 कॉमन कर लो, तो 4k/25 बाहर हो गया। देखिए अब इसका सॉल्व कर लीजिए आप। 4k/25 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कॉमन कर लीजिए, तो रूट 2 प्लस 1/2। तो टोटल कितना हो गया 4k कितना 9 इंटू 10 की पावर 9 अपान में 25 इंटू 10 की पावर माइनस 8 रूट 2 प्लस 1/2 रूट 2 1.41 1/2 को 0.5 36/25 इंटू 10 इंटू 1.9 सॉल्व करें। 5 2 जा 5 5 जा 72 1.91 अपॉन में 5 5 1 जा 5 4 5 1 जा 5 2 5 4 जा 20 into 1.9 approx 28 Newton 28। C पर D के कारण बाहर हो गया, C पर B के कारण बाहर हो गया, CB और CD FCB और FCD का रिजल्टेंट हो गया F डैश और FCA भी ऐसे आ रहा है तो प्लस F। ठीक
रफ कर दिया जाए। उसके बाद कहा गया a charge q is divided on two objects. A charge q is divided on two charges. On two objects. What should be the value of charge? What should the value of charge the object so that electrostatic force is maximum. कह रहा है कि चार्ज q को डिवाइड करो तो लेट फर्स्ट चार्ज दैट इज x, सेकेंड चार्ज q माइनस x, दोनों को अरेंज करें डिस्टेंस पे x q माइनस x, आर कैसे है फिक्स्ड है तो f की वैल्यू निकालिए f इक्वल के एक्स क्यू माइनस एक्स अपॉन आर, तो f इक्वल के एक्स क्यू माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो f इक्वल के एक्स क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन आर। करा कि y x का फंक्शन है तो मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, तो कब, जब dy अपॉन dx कब क्या होगा, मैथ की भाषा में मैक्सिमम लिखना पड़ते हैं। कहते जब कोई फंक्शन किसी पे डिपेंड करता है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू तभी होगी जब उसका dy अपॉन dx मतलब उस रिस्पेक्ट में जो भी हम ले रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। k कांस्टेंट है, r फिक्स है, q चार्ज है, तो f का मेन फंक्शन x पे डिपेंड है। कह रहा f डिपेंड ऑन मेनली x, तो df अपॉन dx कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो करके देख लीजिए उसकी वैल्यू मिल जाए जीरो, k q अपॉन आर स्क्वायर x, करके देख लीजिए dy dx x की पावर n, क्या फॉर्मूला nx की पावर n माइनस 1, तो x की पावर 1 है तो 1 है तो 1x ऊपर 0 और किसी की वैल्यू 0 तो क्या 1, तो ये हो गया 1 माइनस k अपॉन आर स्क्वायर, क्या लिखा है dy dx x स्क्वायर, 2 आगे x ऊपर पावर कम तो क्या बन गया 2x, तो k q अपॉन आर स्क्वायर k 2x अपॉन r, ये कैंसिल, तो q किसके इक्वल 2x के, तो x किसके इक्वल q बाई 2 के, मतलब x की वैल्यू क्या है q बाई 2, तो ये भी कितना हो जाएगा q बाई 2। करेक्ट, जब भी कोई फंक्शन है y x पे डिपेंड करता है तो मैक्सिमम वैल्यू जो y की तभी निकलेगी जब dy अपॉन dx क्या हो जाएगा जीरो, ये मैक्सिमम मिनिमम में पढ़ा जाता है। करेक्ट, f का मेन फंक्शन x पे डिपेंड है तो बताओ चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो df अपॉन dx कितना होना चाहिए, df अपॉन dx should be जीरो, कितना होना चाहिए जीरो। मेरी बात को समझ में, ठीक, पॉज करके नोट कर लें।
कभी भी इसका फंक्शन जिस पे डिपेंड करता है वही फंक्शन उसकी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होकर 0 होगा, तो उसकी वैल्यू कैसी होगी? मैक्सिमम। ठीक, अब हम बात करें इक्विलिब्रियम। मान लीजिए कि दो चार्ज है Q और Q, इसकी डिस्टेंस x, कहेगा कि बताओ तीसरा चार्ज कहां रखें कि ये इक्विलिब्रियम में रहे। तो तीसरे चार्ज को यहां बाहर भी रख सकते हैं, अंदर भी रख सकते हैं, हम यहां भी रख सकते हैं, हम यहां भी रख सकते हैं, यहां भी रख सकते हैं। तो चेक कर लें, हमने तीसरा चार्ज यहां रखा, ये हमारे मेन चार्ज है, हमने देखा कि ये फर्स्ट चार्ज है, ये हमारा सेकंड है। करा इस चार्ज, हम यहां P पॉइंट की बात कर रहे हैं, करा जब P पॉइंट पे हमारा Q है, तो जब P पे होगा तो इसकी बात नहीं करेंगे, करा इसकी और इसकी वजह से रिपल्सन होगा F4, और इसकी और इसकी वजह से, क्योंकि बोथ आर पॉजिटिव, तो भी क्या होगा? मान लो ये डिस्टेंस तो इसकी x है, a है, तो ये कितने हो जाएंगे? a प्लस, लेकिन यहां पर 0 नहीं आएगा। ऐसे यहां पे रखना है, हम Q पे बात करें, जब हमने एट P पर कहा तो F आ रहा था F1 प्लस F2, जब हमने एट Q की बात करी तो इसकी वजह से ये बाहर और इसकी वजह से ये भी बाहर। यहां पर भी वेक्टर F किसके इक्वल है? F1 प्लस। अब अंदर आके देखिए, अंदर हमने कहीं भी रख दिया तो हमको अंदर भी देखना पड़ेगा कि किस चार्ज का अमाउंट ज्यादा है। बोथ चार्ज आर इक्वल, देन इट मे बी एट द सेम टाइम, बट बोथ चार्ज हैव सेम साइन बट डिफरेंट वैल्यू। तो यू नो दैट द बिगर चार्ज हैव मैक्सिमम फोर्स नियरेस्ट, बट स्मॉल चार्ज हैव मिनिमम फोर्स। जो दो चार्ज है, मान लो मेरे, एक का 4Q है और एक का Q है, हमने कहा एक 4Q है और दूसरा Q, तो हमको मालूम है 4Q के पास पहले से फोर्स ज्यादा है, तो बैलेंस करने के लिए हमको न्यूट्रल पॉइंट को Q के पास देना पड़ेगा। इसलिए न्यूट्रल पॉइंट ऑलवेज नियरेस्ट ऑफ स्मॉल चार्ज, हमेशा कहां होता है? स्मॉल चार्ज के पास। इसकी बात करें, हमने कहा कि मान लो हमने बीच में रखा, हमने यहां पर रख दिया, ये x है, हमने मान के ये छोटा है तो इसमें कोई छोटा नहीं है तो बीच में ही आएगा, जस्ट बीच में आएगा, तो इसकी वजह से बाहर, इन दोनों की वजह से बाहर, इन दोनों की वजह से बाहर, तो फोर्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन यहां पर 4Q हो गया, तो 4Q हो गया तो क्या करेंगे? ये छोटा चार्ज है, हमने यहां लेट कर लिया, ये हो गया x, टोटल है x, ये हो गया a, तो ये हो गया x माइनस, इन दोनों की वजह से बाहर, इन दोनों की वजह से बाहर। अब उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, जितनी भी डिस्टेंस निकल आएगी वो हमारी क्या हो जाएगी? इक्विलिब्रियम की कंडीशन को शो करेगा, जैसे एक न्यूमेरिकल से करते हैं। For E and E, for E and E are placed at distance A, ID पूछा गया है, at distance A,
Where should be third charge placed? Where should be third charge placed? तो अभी हमने एक बात कही कि सेम चार्जेस हैं, तो सेम चार्जेस में 90% केस में या 100% कह सकते हो, हमेशा कहां होगा? इनसाइड। लेकिन हम चेक करके देख रहे हैं, ये 4e है, ये e है, ये a है, b है, सेपरेशन a है। ठीक, यहां पर फील्ड, इधर भी फील्ड ले सकते हैं, इधर भी मान सकते हैं, इधर भी मान सकते हैं, लेकिन इसके पास फोर्स ज्यादा है, फोर्स ज्यादा है तो इसके पास फील्ड ना लेकर छोटे वाले के पास। हमने लेट सी कितना चार्ज है Q, तो Q इसकी और इसकी वजह से बाहर फोर्स, और इसकी और 4e और Q की वजह से भी, यहां तो जीरो होगी नहीं, इसका मतलब ये पॉइंट C नहीं है। अब क्या करें? अंदर की स्विच जब C उधर बाहर नहीं हुआ तो इधर भी नहीं हो सकता। वैसे भी 4e के पास नहीं ले सकते क्योंकि 4e के पास फोर्स पहले से क्या, अमाउंट पहले से क्या। हम इनसाइड छोटे चार्ज के नियरेस्ट, लेट Q प्लेस्ड नियर ऑफ E, हमने यहां प्लेस किया। डिस्टेंस कितनी मानी? x, तो ये डिस्टेंस कितनी? a माइनस x। इन दोनों की वजह से फोर्स F1, इन दोनों की वजह से फोर्स F2 इक्विलिब्रियम में है, तो F1 किसके इक्वल होना चाहिए? F2। F1 क्या है? K Q1 Q2 Q1 Q2 by R स्क्वायर, R क्या? F2 क्या? K Q1 Q2 Q1 Q2 by R। K से Q से E से K E Q क्या बचा? 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन a माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल 4x स्क्वायर, तो a माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल 2x का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर कैंसिल, a माइनस x इक्वल 2x, a इक्वल 3x, x इक्वल a बाई, कहां से? फ्रॉम E से 4a बाई 3 डिस्टेंस पर जब हम थर्ड चार्ज Q रखेंगे तो ये इक्विलिब्रियम शो करेगा। ठीक, मेरी बात को समझ गए? अब इसी केस में कि मान लो हम x की वैल्यू को कहीं भी रखते हैं, x की वैल्यू यहां पर रख दीजिए तो फोर्स निकाल सकते हैं। x की वैल्यू को कहीं पर भी रखते हैं और कुछ वैल्यू कर सकते हैं, लेकिन चार्ज सेम है। या IIT का प्रश्न देख लें इसको, इसके बाहर तीसरा चार्ज नहीं रख सकते क्योंकि यहां पर फोर्स जीरो नहीं हो रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक, अगर हम कहें, हमने कहा चार्ज का अमाउंट बिल्कुल सेम है और सेम साइन भी है, तो हमेशा कहां होगा? मिड पॉइंट पे होगा। देखिए IIT में पूछा गया है प्रश्न, ए चार्ज Q is placed at the center of line, a charge is placed at center of line joining two equal charges, joining two equal charges, each equal to Q,
each equal to q, a charge q is equal to q, so that the system of three charges, so that system of three charges will be in equilibrium, will be in equilibrium if q equal minus q by 4। जरा इस सिचुएशन पे करेक्ट टू चार्ज है, चार्ज क्यू, क्यू है, क्यू हमने कहा सेम चार्ज है, बाहर अगर तीसरा चार्ज यहां रखोगे तो इन दोनों की वजह से यहां बाहर, इन दोनों की वजह से यहां बाहर फोर्स ऐड हो जाएंगे, जीरो हो नहीं सकता, इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनेगी। तो ये सेंटर ऑफ लाइन का यहां पर रखा गया, टोटल डिस्टेंस x है, तो ये x/2 x/2, इसका मतलब है ये दोनों प्लस बाहर, ये दोनों प्लस बाहर, F1 इक्वल टू R, इक्विलिब्रियम शो करेगा। अब कह रहा हमको शो करना है कैसे, क्यों की वैल्यू के लिए, तो हम निकालेंगे देखो F1 प्लस F2 किसके इक्वल हो जाए, जीरो के इक्वल हो जाए तो शो हो जाएगा कि हमारी वैल्यू ठीक है। तो हम F1 प्लस F2 कितना हो जाए, जीरो। अगर जीरो हो जाए तो F1 क्या, K Q Q Q Q x स्क्वायर प्लस, तो तीसरा बीच में इक्विलिब्रियम के लिए बीच में जो रखा गया चार्ज है उसकी बात करो, K Q Q डिस्टेंस x/2, तो x² by 4 इक्वल कितना, तो K Q Q yx² इक्वल माइनस K Q Q इंटू 4 by x, K Q x², तो Q इक्वल -4Q, तो Q इक्वल -Q by, इन दोनों की वजह से रिपल्सन फोर्स इधर गया, इन दोनों की वजह से रिपल्सन फोर्स इधर गया, ठीक। तो हमने इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, ये हमारा तरीका था इक्विलिब्रियम में शो करने का। सेम चार्ज है तो सेम चार्ज के अंदर ही उस लाइन जो ज्वाइन कर रही है उसके अंदर ही कहीं ना कहीं तीसरा चार्ज रखोगे तो इक्विलिब्रियम मिलेगा। अगर अपोजिट नेचर के हैं तो वो इनसाइड ना मिलकर कहां मिलेगा, आउटसाइड मिलेगा, ठीक। अब आपका ये टॉपिक खत्म हो गया। आप इसके अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल लगा सकते हैं, अपनी बुकों से न्यूमेरिकल लगाएं, हम इसके और अच्छे न्यूमेरिकल लेकर जल्दी ही आएंगे। इसके बाद आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो जाएगा। जो भी डाउट हो आप वो कमेंट में करके पूछ सकते हैं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।